पुर्तगाल D1 वीज़ा के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन आ चुका है और अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। D1 वर्क वीज़ा और D3 वर्क वीज़ा ये बहुत ही पॉपुलर वर्क वीज़ाज़ हैं। इस समय आपको मैं बता दूंगा, पुर्तगाल में एक भाई से मेरी बात हुई थी जिन्होंने मुझे खुद ये बताया था कि जो इस समय सिचुएशन है वो यही है कि D1 वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम है ना, वो बहुत ही लेट चल रहा है। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में अपॉइंटमेंट में कितना समय लगेगा और क्या है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा क्लैरिफाई करूँगा और फैक्ट बाय फैक्ट बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मेक श्योर आप मेरी पहले वीडियोस चेक करें, आपको मालूम पड़ेगा हमारा काम क्या है। और उसके बाद आप अगर विचार करते हैं मेरे साथ में बात करना है कंसल्टिंग करने के लिए, तो आप कॉल मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा, क्लिक करके आप जो है सीधा कॉल बना के मेरे साथ में एक सिंपल सी अपने फैक्ट्स और अपना कोई भी प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर सकते हो और फिर हम आगे बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा, D1 और D3 वीज़ा क्या होता है। D1 वीज़ा वो होता है कि जो आपको एक नॉर्मल जॉब के लिए बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि भाई नॉर्मल कोई भी जनरल वर्कर की जॉब हो, उसके लिए आपको बुलाया जाए और आप जो है काम करो एग्रीकल्चर फार्म लैंड के ऊपर, या फिर खेती बाड़ी का काम हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन मतलब जो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करो, या फील्ड्स में कोई या नर्सरी होगी किसी की एम्प्लॉयर की, तो उसके अंदर आप अपना काम करो एज ए प्राइवेट वर्कर। D3 दोस्तों होता है आपका हाई स्किल्ड वीज़ा, मतलब यानी कि जिसके पास में काफ़ी अच्छा स्किल है कोई, और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 1500-1700 यूरो के आसपास जो है उसको ऑफर हुई है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। पुर्तगाल में इतनी सैलरी नहीं मिलती भाई, ठीक है, किसी को भी। और यही सेम सिनेरियो स्पेन का भी है। तो फिर भी मतलब अगर कोई हाई स्किल्ड बंदा है तो उसके लिए एक जो है उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने आइमा ने ये रूल निकाला हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि बंदे को D3 वीज़ा का ऑप्शन है और उसकी अपॉइंटमेंट भी इंडिया में आई थिंक अवेलेबल है। आप चेक करोगे तो शायद अवेलेबल है, किसी भाई ने मेरे को बताया था। चलो बात करते हैं दोस्तों। देखो इसका जो पूरा प्रोसेस है ना आपका डॉक्यूमेंटेशन का होता है, इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है आपका 3 महीने वाला, इसके अंदर आपका जो ओपन वर्क परमिट अक्सर आपको मिलता है, और दूसरा आपका होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि ये जुगाड़ चलता है कि बंदे अप्लाई करते हैं और उसके बाद में ओपन वर्क परमिट मिलता है और उधर जाके बंदा अपना जो है ना वहाँ पे अपना TRC अप्लाई करता है और फिर अपना या तो कोई बिज़नेस करे या अपना ऊबर चलाए या अपना कोई भी काम कर सकता है अपनी मर्जी पे। ठीक है, वो उसका निफ और उसका निस यानी कि उसका टैक्स पेयर नंबर, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह बन जाता है, तो उसके बाद वो एलिजिबल है कोई भी जॉब या अपना बिज़नेस अंडरटेक करने के लिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बड़े ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद में कार्ड जब अप्लाई होता है तो वो बाद की बात है। ये कार्ड से मेरा मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, वो आपका तभी बनता है जब आपके पास में एक लीगल चैनल हो पुर्तगाल में एंटर होने के लिए। ठीक है जी। अब D1 वीज़ा का सिस्टम ऐसा है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट जब आ जाते हैं ना बंदे के पास में, तो उसको वेट करनी पड़ती है, क्योंकि ये होती है मेल बेस अपॉइंटमेंट। एम्प्लॉयर ने मेल की है, मेल देखो डॉक्यूमेंटेशन में जो खर्चा आता है वो तो हर एक को बियर करना पड़ेगा, सीधी बात। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई आप अपने आप जॉब ढूंढो, तो ऐसे तो पुर्तगाल में कोई भी ऐसे सिस्टम नहीं है कि अपने आप जॉब ढूंढोगे। और अगर आप किसी से पता करोगे तो लॉयर की फ़ीस और हर चीज़ मिला के पुर्तगाल का डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो ये मैं क्लैरिफाई कर देना चाहूँगा, जिसका भाई का बजट हो ना वही पुर्तगाल के लिए अप्लाई करे, बजट ना होना भाई वो ना प्लीज़ इस चक्कर में पड़े, क्योंकि वो फिर अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करेगा और उसको ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा डूब गया। लेकिन ऐसी सच्चाई ये बात नहीं है। आप अपॉइंटमेंट के लिए वेट आपको करना पड़ेगा। अब पता नहीं वो 3 में मिले, 6 महीने में मिले या 12 महीने में मिले, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एम्प्लॉयर बार बार एम्बेसी को मेल नहीं करता। एम्प्लॉयर अपने शेड्यूल के हिसाब से ईमेल करता है, हर 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, पता नहीं, वो हमारे ऊपर नहीं है, ना हम उसको फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर की अपनी मर्जी है। एम्प्लॉयर जब ईमेल करेगा तो साथ में अपने 2-3 कैंडिडेट और डालेगा, जिसमें कि वेट करनी पड़ती है कि अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगी तो डायरेक्टली आपको लिखा आता है। मैनुअल अपॉइंटमेंट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट अलग होती है। वो मैनुअल अपॉइंटमेंट वाला जो आजकल बड़ा स्कैम चला हुआ है, तो किसी चक्कर में ऐसे फंस भी मत जाना कि भाई अपॉइंटमेंट आपको कोई दिलवा देगा, क्योंकि वो एक अलग ही गेम है। मैं उस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ और उस पर भी खुल के एक वीडियो बनाऊंगा। कि मुझे ऐसा कुछ पता लगा है, एक भाई ने पीछे बताया था कि एक पूरा इनका जो है ना ग्रुप चलता है, धंधा चलता है पूरा, जिसमें 10-20 लोगों का ग्रुप होता है प्रॉपर। एक कंपनी बनाई होती है फर्जी सी, ओपन वर्क परमिट के नाम पे हर बंदे से 12-12 या 17-17 लाख रुपए के आसपास लिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म अगर वो करना हो, जॉब भी चाहिए, तो अलग अलग अपना हर एक एजेंट का अपना रेट है, और इंडिया में भी 20-20 लाख का बेच रहे हैं इसको। तो इसमें क्या है कि फिर इकट्ठे ही 15-20 लोगों का बीच में शेयर होता है, और वो फिर मेल बेस अपॉइंटमेंट जब डालते हैं तो कुछ वो सेटिंग ऐसी होती है उनके अंदर ही अंदर, ऐसा मैंने सुना है, मेरे को मालूम नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ किस आधार पे, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन पक्की पता लगी है अंदर ही अंदर से। और उसके बाद में उनको जब अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो बंदे फिर वहाँ पे जाते हैं और कोई जॉब नहीं होती। दोस्तों एक बात आप खुद सोचो इस बात को, देखो वैसे भी दोस्तों जो है ना डॉक्यूमेंटेशन का जो कॉस्टिंग है, ठीक है, पुर्तगाल के लिए बहुत ज़्यादा आती है। और दूसरी बात है कि वहाँ पे फिर आप जाओगे और देखो वहाँ जाके कुछ ना आपको मिले, तो आपके तो 20 लाख रुपए डूब गए ना, कुछ भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप वो एक कार्ड लेके क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा होगा कि जॉब मिल जाती है, पर इतना आसान नहीं है दोस्तों। बंदे बहुत धक्के खाते हैं,
पुर्तगाल जैसी, स्पेन जैसी कंट्री के अंदर ना बंदे बस रुल जाते हैं। मैं सही बताऊँ आपको, रुल जाते हैं मतलब बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होता उनका, ना पीछे ना आगे, और बहुत ही गरीबी होती है। इतने ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स हैं, रेंट्स हैं, बेड स्पेस तक नहीं आपको मिलेगा, बहुत ही हालत बहुत ख़राब है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेल बेस अपॉइंटमेंट ही एक तरीका है जिससे एम्प्लॉयर अपने आप अपने शेड्यूल के हिसाब से मेल करता है। और मुझे नहीं पता कि कितना टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। जेन्युइन प्रोसेस बिल्कुल यही है। और एक बार आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो फिर उसमें डायरेक्टली VFS में आपको जाना होता है। मेरे भी जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं तो भाई देखो, वेट तो आपको करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपॉइंटमेंट की या एम्बेसी वाली जिम्मेदारी, ठीक है, अक्सर हमारी नहीं होती कुछ कंट्रीज़ के अंदर। क्योंकि भाई देखो, अब जिसमें कोई सर्विस ऐसी नहीं हम प्रोवाइड कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि ये तो आपको पहले सोचना चाहिए, पूरी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि हाँ जी हमें नहीं लटकना, इतना नहीं हम वेट कर सकते हैं या क्या है क्या नहीं है। कुछ सोच समझ के ही सर्विस जो है किसी से भी स्टार्ट किया करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। कई भाई मेरे को कॉल करते हैं, सोचते हैं कि भाई कि फटाफट से प्रोसेस हमें ऐसा कोई बताओ कि 3-4 महीने में प्रोसेस हमारा हो जाए। तो बिल्कुल 3-4 महीने वाला प्रोसेस भी है, उसमें अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम भी हम करके देंगे आप, ताकि अपना अटैम्प्ट मार पाएँ, ठीक है। लेकिन तो आप पुर्तगाल की बात करेंगे, जिस कंट्री में जितना डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आता है तो वही आपको बताया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, और वही आप उसमें अप्लाई करेंगे, है ना। अपनी मतलब आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। हमने सर्विस आपको वही रेंडर करनी है जिसके लिए आपने आगे हमसे कांटेक्ट करना। अब आगे इसका जो है शायद हो सकता है कि टाइम और ज़्यादा लगे, कुछ कह नहीं सकते। तो जो भी आपके अपॉइंटमेंट, जो भी मेरे भाई अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं ना, अभी जिन्होंने हमारे साथ में अप्लाई कर रखा है, तो मेक श्योर कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जब एक्सपायर होने वाले हों या एक्सपायर हो गए हों तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एम्प्लॉयर रिन्यू करके देंगे, तब करके देंगे जब आपको अपॉइंटमेंट ग्रांट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखो कि आपको बार बार ऐसे अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिले, बार बार डॉक्यूमेंट्स आपके रिन्यू होते रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अपॉइंटमेंट जब मिलती है तुरंत ही आपका एक पेपर लगेगा, बस वो डेट रिन्यू हो जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपके साथ में खड़े हैं, कोई चिंता नहीं है इसमें, पर आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। जो एम्बेसी वाला काम है उसकी कोई भी 1% भी जिम्मेदारी नहीं होती हमारी, क्योंकि भाई एम्बेसी हमारे अंडर काम नहीं करती, हम एम्बेसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो जैसा एम्बेसी का रूल है या जो कंट्री का रूल है, जो गवर्नमेंट का रूल है, उससे बाहर होके तो कुछ हो नहीं सकता ना। जो सर्विस आपको मिलेगी, जो रेंडर होगी, उसके बिहाफ पे अपना जो है आप हमारे साथ में अप्लाई करेंगे समझने के बाद में। अब जो मेरे नए भाई पूछ रहे हैं कि जी पुर्तगाल का आपने स्टार्ट कर दिया नहीं किया, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम फ़िलहाल D3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट ईजिली अवेलेबल है इंडिया के अंदर। जिस भाई के पास में D3 स्किल्ड वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन हो तो वो एक बारी मेरे साथ में प्रोफाइल डिस्कस कर ले। उसके लिए एप्लीकेशन हम लेते हैं, ठीक है। और उसमें अपॉइंटमेंट भी आप पहले चेक करेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, VFS के अंदर फ़ोन करके या फिर अपना जो है एक बारी चेक करके मैनुअल तरीके से। ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट वाला हम कुछ कंट्री में नहीं करते हैं काम, कुछ कंट्री में हम कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो नहीं करते वो आपको खुला मैं बता देता हूँ, है ना, हर बार मैं आपको बता देता हूँ। और जो भी भाई मेरे साथ में कॉल पे आएगा उसको मैं ज़रूर बताऊँगा। मैं नहीं तो मेरा टीम मेंबर कोई बात करेगा, ठीक है। एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट आप मुझे ही देखते हैं, क्योंकि मैं ही अपना फ्रंट फेस रहा हूँ, ठीक है। पीछे बैकएंड में भी अपनी टीम में जो काम करती है वही आपके साथ में कोलैबोरेट करेगी आगे जब भी आप अप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है। तो बाकी यही मुझे जानकारी आपको देनी थी। कोई आपको स्पेसिफिक डाउट हो इसके लिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे साथ में, नहीं तो आप जो है तरीके से एक बारी कॉल लेके देखिए और सेशन बना के, और आपका जो है सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। मैं नहीं तो मेरा एक्सपर्ट आपसे बात करके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।